आज हम लोग अध्याय 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है जैविक प्रक्रिया। ठीक है। और इस लेसन के अंदर हम पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और जैविक प्रक्रिया किसे कहेंगे? जो जीवों में होने वाली प्रक्रिया होती है वो जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो जीवों में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो जीवों में होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जैविक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। ये जैविक प्रक्रिया का एक भाग है, दूसरा भाग एक और अध्याय में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पोषण वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोषण क्या होता है। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं हम। तो पोषण वह क्रिया है जिसमें कोई भी जीव जो है बाह्य वातावरण से भोजन का निर्माण करता है या फिर ग्रहण करता है। भोजन का निर्माण कौन करेंगे? पौधे करेंगे। ठीक है। और भोजन को ग्रहण कौन करेंगे? जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव जो है बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है या भोजन का निर्माण करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है और अपने शरीर का विकास या फिर वृद्धि करता है। ठीक है। अब ये जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन, वो दो टाइप का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण या परपोषण। ठीक है। तो स्वपोषण को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और विषम या फिर परपोषण को हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। स्वपोषण जो अपना जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं निर्माण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, उनमें स्वपोषण होता है, जैसे कि पेड़ पौधे। विषम पोषण किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उन्हें विषम पोषण कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि अलग अलग जीव होते हैं तो इसलिए उनके जो पोषण का माध्यम है वो भी अलग अलग होगा। जैसे कि सबसे पहला है पूर्णभोजी पोषण, या फिर इसी को अलग अलग बुक में प्राणी संपोषण भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है पोषण, वो उन जीवों में पाया जाता है जिनका जो आहार नाल है वो पूरी तरह से विकसित होता है और जिनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण इन सब की क्रियाएँ पाई जाती है। ठीक है। और इसके अंतर्गत और भी होते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसके अंतर्गत 3-4 और भी प्रकार के कैटेगरी आते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है मृत्योपजीवी, ऐसे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन निर्माण करते हैं, जैसे कि फफूंद है, मशरूम है। और थर्ड जो होता है कीटभक्षी, ऐसे जीव जो कीटों का भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, कीटभक्षी होते हैं, जैसे कि कलश पादप का पौधा है। परजीवी, तो ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर के अंदर या बाहर रह के अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक बाह्य परजीवी होता है, एक अंतः परजीवी होता है। ठीक है। तो बाह्य परजीवी जो बाहर रह के अपना पोषण करता है, जैसे कि जोंक और मच्छर है। ठीक है। अंतः परजीवी, तो अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि फीता कृमि और एस्केरिस है। ठीक है। मलभोजी, मलभोजी में ऐसे जीव होते हैं जो मल को ग्रहण करते हैं, जैसे कि सूअर है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है पोषण के प्रक्रम। ठीक है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट जो है 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में, पोषण के प्रक्रम में सबसे पहला पॉइंट है अंतर्ग्रहण। ठीक है। अंतर्ग्रहण मतलब वह क्रिया जिसको इंजेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, वह क्रिया जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण। ठीक है। शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण कहलाएगा। ठीक है। और इस क्रिया में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? अपना हाथ यूज़ करते हैं, मुँह, दांत, जीभ, ये सब जो है काम में आता है। ठीक है। अगला जो है पाचन। तो वह क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदला जाता है, वो क्या कहलाता है? पाचन। ठीक है। डाइजेशन। थर्ड जो है एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण। वह क्रिया जिसमें क्या होता है? पचित भोज्य पदार्थ, यहाँ से भोजन का पाचन हुआ और पचित जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करने के बाद उसको रुधिर या फिर लसिका, ठीक है, ब्लड या फिर लसिका में मिला दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? अवशोषण। स्वांगीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन। वह क्रिया जिसमें अवशोषित पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे अवशोषण का कार्य हुआ तो क्या क्या अवशोषित किया गया? यहाँ पे प्रोटीन, वसा, लिपिड। तो यहाँ से जो अवशोषित पदार्थ है उसका उपयोग जो है जीव द्रव बनाने में किया जाता है। ठीक है। जीव द्रव। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। जीव द्रव क्या होता है? हमारी कोशिकाओं में जो ऐसे करके आप कोशिका का स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसके अंदर ऐसे ऐसे जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। ठीक है। तो उसके निर्माण में इन सब का यूज़ किया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन कहते हैं।
अगला जो हो जाता है पाचन के बाद जो बचे हुए पदार्थ होते हैं जिनका पाचन और नहीं हो सकता, ठीक है। जितने भी पदार्थ होते हैं उनका पाचन हो जाता है, लेकिन जो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनका पाचन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होते हैं, ठीक है। तो उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, बहिष्करण या फिर इजेक्शन कहलाती है। अब आ जाते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र में। मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ कहाँ से और उनमें कितने भाग होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ही देख लेते हैं, ठीक है। बुक में भी है चित्र, आप बुक को देख लीजिएगा। ये यहाँ पर है, तो बुक में जो है उतने अच्छे से नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बड़ी क्लास की जो बुक होती है उसको रखी हूँ, ठीक है। यहाँ से माउथ होता है, ये जो है ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारी लार ग्रंथि है, ये जो सम मैक्सिलरी, सम लिंगवन और ये पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। ये जो हमारी लार ग्रंथि होती है, यहाँ से जो मुंह होता है ये, फिर यहाँ पे एक आता है फेरिंग्स, ठीक है। और ये जो है ट्रैकिया है, ये हमारी श्वास नली है, यहाँ से आती है हमारी श्वास नली, ठीक है। और ये जो होता है ग्लॉटिक्स, यहाँ पे एक द्वार होता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये द्वार जो होता है बंद हो जाता है ताकि हमारे श्वास नली में जो भोजन हो वो ना फंसे, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला जो भाग, लंबी भाग दिख रही है, ये होता है ईसोफेगस, ठीक है। ये जो ईसोफेगस है जिसको हम ग्रास नली भी बोलते हैं, हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं, ये डायरेक्ट खुलता है हमारे अमाशय में, ठीक है। ये अमाशय है, इसको स्टमक बोलते हैं। और इसके भी अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, जिसको फंडिक, कार्डियक और बॉडी और पाइलोरिक पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो हमारा स्टमक है, अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है। इस जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, इसकी दीवारों पे ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोला जाता है जठर ग्रंथि, और उससे जठर रस निकलता है जिसमें HCl, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नली है ये छोटी आंत से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से जो होता है छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ये छोटी आंत का पहला भाग है जिसको डिओडिनम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से अंदर आके इसका कुंडली वाला भाग जो होता है इलियम कहलाता है, ये देखिए इलियम लिखाया है, ठीक है। ये छोटी आंत के ही भाग है। अब उसके बाद ये जो बड़ी सी दिख रही है आपको, ये वाली, यहाँ से यहाँ पे देखिए छोटी आंत का जो एक हिस्सा है ये इससे जुड़ा हुआ है जिसको यहाँ पे अटैच किया गया है। फिर ये जो है ये बड़ी आंत है, ठीक है, बड़ी आंत है। उसके बाद ये जो है मल द्वार से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद एक एक करके हम इन सारे भागों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ, फिर उसके बाद जो होता है ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर उसके बाद अमाशय। अच्छा, यहाँ पे जो होता है लीवर है, ठीक है। लीवर के जस्ट नीचे एक बलून टाइप से रहता है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही बाइल डक्ट होता है, मतलब कि बाइल जूस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और ये जो अंगूर के समान होता है वो होता है पेनक्रियाज, हमारा अग्नाशय, ठीक है। तो ये आपकी भी बुक में है, पर ये वाला एरिया जो है अच्छे से नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें से बताया गया है। अब हम इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन सब के बारे में क्या क्या है करके, ठीक है। तो सबसे पहला आया था माउथ, ठीक है। तो मुंह से हम ग्रहण करते हैं, भोजन को चबाते हैं दांतों से, फिर उसको लसलसा बनाया जाता है। फिर वो कहाँ जाता है, ग्रसनी में आता है, ठीक है, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, आपने देखा उस डायग्राम में। और ये जो होता है लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और ये जो ग्रसनी है कहाँ खुलती है, ग्रास नली में खुलती है। इसके भी अलग अलग भाग है, बताया ना कि ग्रसनी जो होती है श्वास नली से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, वो जो श्वास नली का जो दीवार होता है, वो वॉल्व होता है, वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब संकुचन और शीतलन होता है, तो उस टाइम पे बंद हो जाता है। अब देखिए अगला जो होता है ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में ईसोफेगस बोलते हैं। ये जो होता है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी दीवारों में श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। श्लेष्मा ग्रंथियों का काम क्या है कि वो भोजन को लसलसा बनाती है, और जिससे क्या है भोजन आसानी से उस जो ट्यूब टाइप की नली होती है उसमें आसानी से क्या हो जाए, वो मतलब आ जाए, ठीक है। और ये जो ग्रास नली होती है इसमें संकुचन और शीतलन होता है, ठीक है। संकुचन एक बार ऐसे, फिर ऐसे, तो इससे क्या होता है, हमको भोजन निगलने में आसानी होती है और आसानी से वो मतलब कि आगे सरक जाता है, ठीक है। अगला जो है अमाशय है, ठीक है। जो ग्रास नली होती है वो अमाशय में खुलती है। अमाशय जो होता है डायफ्राम के ठीक नीचे जे आकार की होती है, ठीक है। अमाशय को आप देखोगे तो जे आकार की ही दिखाई देगी, जैसे कि ये इसमें है, ठीक है। ये देखो जे आकार की,
ठीक है। तो जे आकार की होती है। इसमें जो ये जो है 30 सेंटीमीटर लंबे आशय के रूप में उदर गुहा के बाएं साइड पे होती है। ठीक है, बाएं साइड पे आप देखोगे। अब देखिए अमाशय का जो है सबसे मेन काम यही करता है। अमाशय की दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर क्या रस निकलता है, जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में क्या क्या होता है, HCl और इसके अलावा पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, अमाशय को स्पेशली ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, अब आपकी बुक में क्वेश्चन है अमाशय में HCl के क्या कार्य है। ठीक है, ये आपके अभ्यास प्रश्न में है। तो अमाशय में जो HCl है उसका काम क्या है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और जठर रस में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम होता है उसको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। जैसे कि जठर रस में और क्या क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन। तो ठीक है, इनको क्या कर देता है, वो सक्रिय कर देता है। ठीक है, और थर्ड क्या है, भोजन में उपस्थित अस्थि या फिर कैल्शियम के जो भाग होंगे उसको क्या करता है, गलाता है। एक्स्ट्रा कैल्शियम जो होगा उसको क्या करेगा, गलाएगा और भोजन को अमाशय में सड़ने नहीं देता। अब चूंकि हम HCl की बात कर रहे हैं तो HCl कैसा होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रास नली से जो भोजन आया होता है उसका pH मान 7 होता है। ठीक है, तो जब उसमें HCl मिलता है, जब वो अमाशय में आता है भोजन, तो HCl का काम क्या है, उसको उसके जो pH का मान है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, वो pH का मान को लगभग बहुत कम कर देता है, 1.3 से ऐसी कुछ 1.3 से लेके 1 तक का कर देता है। ठीक है, ताकि जो भोजन हो उसका आसानी से पाचन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख लीजिएगा कि जो HCl है उसका काम क्या होता है, जो क्षारीय भोजन होता है, जो क्षारीय माध्यम से आया हुआ भोजन होता है उसको अम्लीय मतलब कि अम्लीय माध्यम में बदल देता है। ठीक है, जो लास्ट है अगला जो है हमारा वो छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत क्या होता है, मनुष्य का अमाशय जो है 6.5 मीटर सक्रिय नली में खुलता है। ठीक है, इसके 2 भाग हैं। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होता है, मैंने बताया कि वो जो होता है अमाशय से ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है, ये ऐसे करके निकला हुआ होता है। तो इसके जो होते हैं 2 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, जिसको इंग्लिश में डिओडेनम बोलते हैं। ठीक है, डिओडेनम, इसका ये जो होता है लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा नलिकाकार होता है, सकरा होता है और ये छोटी आंत का पहला भाग है। ठीक है, और ये कौन से आकार का होता है, यू आकार का होता है। अगला जो होता है इलियम। ठीक है, जो कुंडली वाला भाग आपको अंदर में ऐसा 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 करके दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। ठीक है, और ये जो है पिछला भाग होता है और ये 5.5 मीटर लंबा कुंडली भाग होता है और इसमें जो होती है उंगलियों की टाइप। ठीक है, ऐसे करके उंगलियों के टाइप एक प्रवर्ध पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, आंत की दीवार में अवशोषण का काम करते हैं। मेन जो अवशोषण का काम है वो इलियम ही करता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, ये अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं और इन्हें आंत रसांकुर, हिंदी में आंत रसांकुर कहते हैं और इंग्लिश में इंटेस्टिनल विलाई कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको विलाई भी बोल सकते हो। ठीक है, विलाई कहते हैं। अब देखिए जो भोजन होता है वो छोटी आंत में आके अवशोषित ही होता है। ठीक है, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, तो जितनी भी पदार्थ आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाती है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद वो जो भोजन होता है वो आगे खिसक कर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत जो होता है उसमें ज़्यादा काम नहीं होता, बस जो छोटी आंत से जो भोजन नहीं पच पाता है उसको उसका पाचन जो होता है बड़ी आंत में होता है और ज़्यादातर बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो और जो चीज़ें होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ होता है जिनका और जो होता है पाचन नहीं हो पाता है, तो उसको मल द्वार के द्वारा फिर बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और रचना जो होती है वो दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए छोटी आंत है, यही यहाँ से बड़ी आंत के द्वारा जुड़ रहा है। यहाँ पे एक जो चीज़ होती है इसको सीकम और अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, मनुष्य जो होता था कच्ची पत्तियों वगैरह को खाता था, बिना पका भोजन खाता था। तो उस टाइम पे मनुष्यों में ये जो होता था, ये जो भाग होता था वो सक्रिय होता था। ठीक है, लेकिन बाद में ये क्या होता, मतलब अभी भोजन क्या करते हैं, हम पका के खाते हैं, जिसके कारण से ये क्या है हमारी बॉडी में निष्क्रिय होता है। इसका काम क्या होता है, जो सेल्यूलोज का पाचन करना होता है। ठीक है, सीकम या फिर अपेंडिक्स का काम क्या है, सेल्यूलोज का पाचन करना है, पर ये जो होता है हमारे बॉडी में निष्क्रिय रहता है और जो शाकाहारी जीव होंगे उनमें ये सक्रिय होता है। ठीक है, पर अगर बाय द चांस ये क्या होता है, ये अगर सक्रिय हो जाए हमारे में, ठीक है, तो पेट के जो निचला वाला जो हिस्सा होता है उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर इसको ऑपरेशन के थ्रू निकालना पड़ता है। ठीक है,
गॉल ब्लैडर के साथ भी यही होता है, इसको भी ऑपरेशन करके इसको ऑपरेशन के थ्रू बाहर किया जा सकता है गॉल ब्लैडर को, ठीक है। यहाँ पे जो रस निकलता है पित्त रस, अगर उसका स्रावण ज़्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस नाम की बीमारी होती है, आप जानते होंगे जॉन्डिस, पीलिया, ठीक है। और पीलिया जो होता है वो संक्रमण के कारण भी होता है, अगर वहाँ यहाँ पे कोई वायरस इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए वायरस का तो भी पीलिया हो जाता है। और अगर यहाँ पे जो बाइल जूस है वो अगर ज़्यादा निकल जाए तो भी पीलिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा पाचन तंत्र, ठीक है। और इसको आप बुक में देख, अच्छा एक और है जो पाचक ग्रंथि, ठीक है, उसको भी देख लीजिए, पाचक ग्रंथि। तो ये है पाचक ग्रंथि, ठीक है। तो पाचक ग्रंथि में सबसे ज़्यादा क्या है, लीवर, ठीक है, पेनक्रियास, ये दोनों आते हैं, ठीक है। पाचक ग्रंथि एक तो लाल ग्रंथि होती है, ठीक है, और दूसरा लीवर होता है और तीसरा होता है पेनक्रियास होता है। तो लाल ग्रंथि में 3 टाइप होते हैं, सबलिंगवन, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। जो उसमें पैरोटिड सबसे बड़ी होती है। लीवर, तो लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि है, इसको पूछा भी जाता है, जिसका जो वेट होता है 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। और यहीं से जो है पित्ताशय, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। पित्तरस वगैरह निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने या फिर पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेनक्रियास है, अग्नाशय, जिससे अग्नाशयी रस निकलते हैं, ये भी भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये देखिए स्टमक का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है, ये जो है जठर ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, यहाँ से रस निकलते हैं। ये जो होता है ये डिओडिनम का भाग होता है, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये छोटी आंत में ऐसे ऐसे मतलब कुंडली वाला भाग जो है आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक फोकस वाला स्ट्रक्चर है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये बुक में तो है नहीं आप लोगों की। तो अगर आपको लिखना हो इन सबको तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अमाशय में HCl का जो कार्य है ना, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला जो है इतने में ख़त्म हो जाता है पोषण वाला जो टॉपिक है, यहाँ तक ख़त्म हो